नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आज हम बात करने वाले हैं संस्कृत की वर्णमाला के बारे में। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ क, ख, ग की बात नहीं है। हम देखने वाले हैं इसकी वो खूबसूरत और कह सकते हैं व्यवस्थित दुनिया, जहां हर अक्षर की जड़ें किसी दिव्य ध्वनि से जुड़ी हुई हैं। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये संस्कृत की वर्णमाला आई कहाँ से? क्या ये बस धीरे धीरे समय के साथ बन गई या इसके पीछे कोई और ही कहानी है? चलिए आज इसी रहस्य से पर्दा उठाते हैं। आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? देखिए, हम शुरुआत करेंगे एक दिव्य कहानी से और पहुंचेंगे शिव के 14 सूत्रों तक। इसके बाद हम समझेंगे कि आवाज की सबसे छोटी इकाई यानी वर्ण क्या होती है। फिर स्वरों और व्यंजनों की दुनिया में गोता लगाएंगे और आखिर में इस पूरी वर्णमाला के पीछे छिपे रहस्य को जानेंगे। तो हमारी कहानी शुरू होती है एक महान ऋषि और उनके आराध्य से। ये कहानी है ऋषि पाणिनि की, जिनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उसने भाषा के एक गुप्त कोड को दुनिया के सामने ला दिया। जरा सोचिए, महान ऋषि पाणिनि गहरी तपस्या में बैठे हैं, भगवान शिव की भक्ति में पूरी तरह से डूबे हुए। उनकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि खुद भगवान शिव प्रसन्न होकर उनके सामने प्रकट हो गए। और फिर उन्होंने अपना डमरू उठाया और उसे बजाया। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, पूरे 14 बार। और हर बार डमरू बजने पर एक दिव्य ध्वनि निकली। बस इन्हीं 14 ध्वनियों से जन्म हुआ माहेश्वर सूत्रों का, जो संस्कृत व्याकरण की बुनियाद हैं। तो उस दिव्य पल का नतीजा क्या निकला? नतीजा थे शिव के वो 14 सूत्र। वही सूत्र जो आगे चलकर पूरे संस्कृत व्याकरण का आधार बने। ये जो नंबर है ना 14, ये कोई मामूली गिनती नहीं है। इसके अंदर एक पूरा रहस्य छिपा है। इन्हीं 14 सूत्रों में संस्कृत भाषा की हर एक आवाज, हर एक ध्वनि का समझ लीजिए पूरा का पूरा ब्लूप्रिंट है। ये भाषा का वो मूल कोड है जो सीधे एक दिव्य स्रोत से हमें मिला। अच्छा, तो अब हम ये तो जान गए कि ये ध्वनियाँ आई कहाँ से। तो चलिए अब इनके सबसे छोटे हिस्से को समझते हैं, जिसे कहते हैं वर्ण। ये वर्णमाला की सबसे बुनियादी ईंट है। तो सवाल यह है कि आखिर ये वर्ण है क्या चीज? देखिए, इसे आप भाषा का एटम यानी परमाणु समझ सकते हैं। हमारे मुंह से निकलने वाली आवाज की वो सबसे छोटी यूनिट, जिसे और तोड़ा नहीं जा सकता। इसीलिए तो इसका एक और नाम है अक्षर। अक्षर का मतलब ही होता है जिसका क्षरण ना हो, जो कभी खत्म ना हो, यानी अविनाशी। और ये जो अविनाशी ध्वनियां हैं, ये 2 बड़े परिवारों में बटी हुई हैं, स्वर और व्यंजन। तो चलिए पहले परिवार से मिलते हैं, स्वर। ये वो आजाद आवाजें हैं जो किसी भी भाषा में जान फूंक देती हैं। स्वर वो वर्ण होते हैं जिनको बोलने के लिए किसी दूसरे अक्षर की मदद की जरूरत नहीं पड़ती। ये पूरी तरह से आत्मनिर्भर हैं और शायद इसीलिए इन्हें वर्णमाला की आत्मा कहा जाता है। अब स्वरों को भी उनको बोलने में कितना वक्त लगता है, उस आधार पर 3 हिस्सों में बांटा गया है और इस वक्त को नापने की इकाई है मात्रा। तो 3 तरह के स्वर हुए, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। और इस सिस्टम की खूबसूरती देखिए, कितनी सिंपल है। ह्रस्व स्वर मतलब छोटा स्वर, उसे बोलने में सिर्फ 1 मात्रा का समय लगता है, जैसे अ, ई, ऊ। और दीर्घ स्वर, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, उसे बोलने में ठीक डबल टाइम यानी 2 मात्राएं लगती हैं, जैसे आ, ई, ऊ। और फिर एक तीसरा टाइप भी है जिसे कहते हैं प्लूत स्वर। अब ये वो स्वर हैं जिसे बोलने में 3 या उससे भी ज्यादा मात्रा का समय लगता है, मतलब एक लंबी खींची हुई आवाज। अब इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या हो सकता है? सोचिए, जैसे गांव में कोई किसी को दूर से आवाज लगाता है, अरे रामू, ऊ ऊ। ये जो ऊ को लंबा खींचा ना, बस यही प्लुत स्वर है। एकदम परफेक्ट उदाहरण है ये। और इस पूरे टाइमिंग सिस्टम को एक पुराने श्लोक में कितनी खूबसूरती से बताया गया है। एकमात्रो भवेत् ह्रस्व द्विमात्रो दीर्घ उच्यते त्रिमात्रस्तु प्लुतो गेयो व्यंजनम च अर्धमात्रिकम। मतलब 1 मात्रा वाला ह्रस्व, 2 मात्रा वाला दीर्घ, 3 मात्रा वाला प्लुत, और जो व्यंजन होता है वो आधी मात्रा का होता है। कितना सटीक है ना? तो स्वरों की दुनिया तो हमने देख ली। अब चलते हैं आवाज के दूसरे परिवार की तरफ, यानी व्यंजन। अगर स्वर आत्मा है तो व्यंजन को ध्वनि का शरीर माना जाता है। अब देखिए, स्वर तो अपने आप में पूरे थे, लेकिन व्यंजनों को पूरी तरह से बोलने के लिए एक स्वर की मदद लेनी ही पड़ती है।
और जैसा कि हमने उस श्लोक में देखा, इन्हें आधी मात्रा का माना जाता है। व्यंजनों में जो सबसे बड़ा ग्रुप है वो है स्पर्श व्यंजनों का। इन्हें स्पर्श क्यों कहते हैं? क्योंकि जब हम इन्हें बोलते हैं तो हमारी जीभ मुंह के अंदर अलग अलग हिस्सों को छूती है, यानी स्पर्श करती है। और इन्हें 5 ग्रुप्स में बांटा गया है, क वर्ग, च वर्ग, ऐसे प वर्ग तक। बहुत ही साइंटिफिक तरीका है ये। अच्छा, स्पर्श व्यंजनों के अलावा भी कुछ और टाइप्स हैं, जैसे ऊष्म व्यंजन। इनको बोलने में एक तरह की गर्मी या ऊष्मा पैदा होती है, जैसे श, श, स। फिर है अंतस्थ व्यंजन, जो स्वर और व्यंजन के बीच में कहीं आते हैं। और आखिर में है संयुक्त व्यंजन, जो 2 व्यंजनों को मिलाकर बनते हैं। तो चलिए अब इन सारी कड़ियों को जोड़ते हैं। हमने अपना सफर शुरू किया था एक दिव्य ताल से, और आज हम एक पूरी तरह से वैज्ञानिक, एक परफेक्ट भाषा प्रणाली तक पहुंच गए हैं। और आखिर में सबसे जरूरी बात, संस्कृत का हर एक अक्षर, हर नियम, हर आवाज, सब कुछ कहीं ना कहीं जाकर भगवान शिव के डमरू की उन 14 आवाजों से जुड़ जाता है। सब कुछ एक ही डिवाइन सोर्स से निकलकर आया है। और ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है कि क्या ये सब सिर्फ ग्रामर है, कुछ नियम और अक्षरों का कलेक्शन, या फिर ये कुछ और है, शायद ब्रह्मांड की आवाज़ का एक कोड जिसे समझने की चाबी हमें दी गई है।